नहीं, लॉकडाउन तो आपको तब करना चाहिए था जब पहला केस आया था केरल में, तब तो आप नमस्ते ट्रंप करने के चक्कर में लगे थे। नमस्ते ट्रंप का फलाफल ये निकला कि पूरे देश में कोरोना फैला। विपक्ष को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि शहर का कर्मा रोड 2008 से क्यों नहीं बना। विपक्ष को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि 2004 से दोसमा में झिंगवा नाला पर पुल था, वो दोनों तरफ सड़क बनी हुई थी, वो पुल 2004 से क्यों नहीं बना? अभी जाके काम उसमें लगा है, निर्माणाधीन है। अब जब हार के ही जब आप इतना काम करवा ले रहे हैं तो अच्छा है कि आप हारे हुए ही रहिए। शुरू से नियोजित शिक्षकों के साथ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा, नियोजित शिक्षकों की मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बेहतर बन पड़ेगा वो महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो करेंगे। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए 2015 का जब बात करते हैं हम तो 2015 में जिस तरीके से गठबंधन में सरकार सियासत में आई, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसी के कुछ सालों के बाद जैसे ही ये टूटा गठबंधन, फिर सारी पार्टियां बिखर गईं और अब पल रहा दोनों तरफ से, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। उसी बीच में 2015 के बीच में जब सरकार महागठबंधन का था तो वहाँ पे औरंगाबाद विधानसभा से जो विधायक बने हुए हैं आनंद शंकर सिंह जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। बिहार विधानसभा का इस बार आगाज़ हो चुका है, चुनाव जल्द से जल्द होंगे, उसे लेकर के तैयारियां भी चल रही है। अब बात करेंगे कि जब ये गठबंधन हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आ रहे हैं। इस बार महागठबंधन के रूप में किसे मुख्यमंत्री का चेहरा आप देकर आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से मैं इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। ये तो पार्टी का आपस में, महागठबंधन के घटक दलों की आपस में बैठक के बाद निर्णय होगा कि कौन नेता बनेगा, या जाहिर सी बात है बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन जो निर्णय होगा वो ऊपर में सारे हम लोगों के बड़े नेता लोग बैठ के करेंगे और जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित रूप से हम लोगों के बीच का ही होगा। अच्छा, अगर बात करें तो कोरोना काल में बड़ा सवाल आया सरकार को लेकर के, आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग आए, बेरोजगार प्रवासी मजदूर हैं, उनको लेकर के आपके द्वारा क्या कुछ किया गया? देखिए, हम लोगों ने तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का ये फोकस था कि जो वैसे लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान जिनको अन्न के दाने को जो मोहताज हैं, उनको हम लोगों ने अनाज वगैरह उपलब्ध कराया, पूरा पैकेज। उसके अलावा हम लोग वैसे क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं और रियल मायने में जो गरीब हैं, अन्न के दाने के मोहताज हैं, उनको हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई। हम लोगों का किचन चला वहाँ देव में, भगवान भास्कर रसोई के माध्यम से हम लोगों ने प्रतिदिन ये लक्ष्य लेकर हम लोग चले थे कि 700-800 व्यक्तियों को दिन का खाना हम लोग खिलाएंगे। वो लगातार चला। अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना काल हुआ, अनाज दे रही थी सरकार। आप विधायक हैं औरंगाबाद विधानसभा के, बात करें तो सरकार की तरफ से जो मदद था उसको फिर किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया गया? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है पहुंचाने में मदद, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था सब लोगों ने देखी कि पहले तो प्रवासी मजदूरों को बोला गया कि हम आपको वहीं पे उपलब्ध कराएंगे, पैसा उपलब्ध कराएंगे आपके खाते में, वहीं पर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, वहीं पर भोजन आपको उपलब्ध कराएंगे, जो जहाँ रह रहा था, दिल्ली हो कि गुजरात हो कि बेंगलोर हो। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को इतने फ़ोन आए, इतने असहाय लोग महसूस कर रहे थे, इतने फ़ोन आए, लेकिन जिन फ़ोन नंबर्स को हम लोगों से ये किया गया था कि इन फ़ोन नंबर्स पर आप बात करके लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकते हैं, उन फ़ोन नंबर्स को कोई उठाने वाला ही नहीं था। लोग एकदम समझिए कि हताश, और उसका नतीजा यह निकला कि लोग पैदल चल पड़े, कितने लोगों की रास्ते में मृत्यु हो गई। तो ये नज़ारा हम लोगों ने देखा है। और उसके आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर की जो स्थिति थी, न तो कोई देखने वाला, न कोई व्यवस्था, केवल अफसरों को, आपदा को अफसरों ने लूट का जरिया बना लिया। हम लोग तो देख रहे हैं चीज़ों को, धरातल पर वो चीज़ें कहीं नज़र नहीं आ रही। अब जाके थोड़ा सा मामला
चूँकि लोग जागरूक हुए हैं इसलिए थोड़ा मामला आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से रोकथाम सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी उसमें सरकार विफल रही। लॉकडाउन का फैसला को लेकर बात करें तो लॉकडाउन का फैसला सही है या गलत? नहीं, लॉकडाउन तो आपको तब करना चाहिए था जब पहला केस आया था केरल में, तब तो आप नमस्ते ट्रंप करने के चक्कर में लगे थे। नमस्ते ट्रंप का फलाफल ये निकला कि पूरे देश में कोरोना फैला, क्योंकि ज़्यादातर बाहरी लोग, विदेशी लोग आए उसमें, और कोरोना का विस्फोट हुआ भारत में। तो निश्चित रूप से ये लॉकडाउन तो तब होना चाहिए था, 30 जनवरी को पहला केस मिला था केरल में। अगर उस समय ये लॉकडाउन हो गया होता तो आज ये स्थिति विस्फोटक नहीं होती। लेकिन अदूरदर्शिता मोदी सरकार की, जिसके कारण उसका फल हम आम लोगों को, भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। विधायक जी, अगर सवाल करें तो बहुत सारे सवाल हैं। आप वर्तमान में औरंगाबाद के विधायक हैं, इसलिए मैंने चर्चा किया 2015 का, क्योंकि जब आप आए थे तो उस समय नीतीश सरकार के साथ थे आप। अब आप नीतीश सरकार के साथ नहीं हैं, तो जनता ये कंफ्यूज है कि हमारी समस्या कैसे हो पूरी। तो अब आप बताइए कि एज अ विधायक आप किस तरीके से जनता की जो समस्या आ रही है उससे पूरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम लोग एक माध्यम है, और उस माध्यम के अंतर्गत विधानसभा के पटल पे या अधिकारियों के संज्ञान में या सीएम के संज्ञान में लाने का हम लोगों का प्रयास रहता है। और वो प्रयास कहीं ना कहीं इस प्रकार से रहता है कि हम लोग उसको धरातल पर उतारते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब सड़कों की बात आप लें, ऐसे आप शहर के इर्द गिर्द देख लीजिएगा तो ऐसे ऐसे सड़क थे, 2008 से कर्मा रोड नहीं बना था। 2015 तक जब मैं आया उस समय तक कर्मा रोड की स्थिति जर्जर थी। मेरे आने के बाद वो सड़क बनी। 2008 से 2015 के बीच 7 साल का डिफरेंस होता है। बगल में एक गांव है मुफस्सिल थाना के सामने, अमर बिघा, वो सड़क अभी तक नहीं बनी थी, अभी आने के बाद बना। ऐसा दर्जनों गांव, चतरा है आपके बगल में, मौला नगर है आपका, आप ये शहर के नज़दीक के गांव हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंतराल पे ये सब गांव हैं। आप चले जाइए देव में, कुरहावार, अजनिया, लेदहा, उधम बिघा, मंझौली, ऐसे कितने गांव हैं, करमाडी, ऐसे कितने गांव हैं जहां आज तक सड़कें नहीं बनी थी। धंजैया, ऐसे कितने गांव हैं। आपको एक बार बारिश पड़ जाए तो आपको मरीज तक को आप वाहन से लेके नहीं जा सकते, पैदल चलना मुश्किल है, तो आप समझ लीजिए ऐसे कितने गांव हैं। आप देखिए 12 गांव थे इधर में, लाल बिघा, नेपवा, दौलतपुर, ये सब सारे जो गांव थे, हरिहर बिघा, ये सारे गांवों ने बहिष्कार कर रखा था चुनाव का कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज उन गांवों में रोड बनाया हम लोगों ने, प्रयास का नतीजा है। तो अगर आप, कृपा बिघा है, कृपा बिघा है, बगल में है, बहुत दूर नहीं है, जहाँ के हमारे पूर्व मंत्री जी होते थे, कृपा बिघा में रोड हम लोगों ने बनवाने का काम किया। ऐसे कितने गांव हैं। आप बोल रहे हैं कि रोड बनवाने का काम किया, हो सकता है कि अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, क्योंकि गाँव की चौपाल ले करके मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ। इसी बीच में कई ऐसे गाँव में मैं जब गया तो वहाँ का एक शिकायत आया कि विधायक जी आते ही नहीं है 5 साल तक। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब किस गांव में आपको शिकायत हुई, अब ये तो आप ही बताएंगे। फेसर, इधर आपको आपको बता रहे खराटी, खरकनी, धनाड़ी, और इधर एक आपका गांव है भलुहारा। फिर उसके बाद आपको एक हम लोग गए थे सिन्हा कॉलेज के पास कोई गांव है, वहाँ पर भी आपके लिए बोला गया कि आनंद शंकर सिंह जी आते ही नहीं हैं 5 साल के दौरान। भलुहारा आपका इसमें पड़ता है, चतरा के आगे पड़ता है। भलुहारा भी मैं गया हुआ हूँ, शुरुआती दौर में ही गया हुआ हूँ। चंदली, चौकना, अभी आपने नाम जोड़ाया, उसी पंचायत में आते हैं। धनाड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, धनाड़ी में शमशान घाट पर शेड दिया, निर्माणाधीन है, ठीक है। उसके अलावा चौकना में अभी सामुदायिक भवन गया है, निर्माणाधीन है, ठीक है। चंदली बार बार उधर गया हूँ मैं, समझ गए। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं पक्ष विपक्ष, लोकतंत्र की यही तो खासियत है। अब उन चीज़ों को अगर आप लेके चलिएगा तो लोकतंत्र में तो हमारे विपक्षी को भी मिला 43,000 वोट मिला ना,
हैं। अच्छा, अगर बात करें, जो आप बात करें धनाड़ी का पॉलिटेक्निक कॉलेज, विपक्ष तो ये कहता है कि मेरे तरफ से विपक्ष को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि शहर का कर्मा रोड 2008 से क्यों नहीं बना। विपक्ष को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि 2004 से दोसमा में झिंगवा नाला पर पुल था, वो दोनों तरफ सड़क बनी हुई थी, वो पुल 2004 से क्यों नहीं बना। अभी जाके काम उसमें लगा है, निर्माणाधीन है। विपक्ष को ये भी बताना चाहिए ना कि ये सब जो गाँव, जो गरीब लोगों के गांव थे, वो गांव क्यों छूट गए, उनको क्यों आपने छोड़ दिया। विपक्ष को यह भी बताना चाहिए। तो विपक्ष तो ये बताएगा नहीं आपको। अब जब हार के ही जब आप इतना काम करवा ले रहे हैं तो अच्छा है कि आप हारे हुए ही रहिए, काम करते रहिए जनता का, अच्छा लगेगा। अब अगर बात करें तो रोजगार की एक समस्या आ रही है, और आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, और खास करके अभी एसएससी रेलवे को लेकर के आप देख रहे होंगे, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर के आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास है, और अगर आप आते हैं चुनाव के दौरान, अगर आप जीत कर आते हैं तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, इसके लिए अब तो स्थिति ये है कि जिस समय से ये मोदी सरकार आई है, एक से एक बड़ा ब्लंडर लोग करते गए। नोटबंदी, जीएसटी, जिन जिन चीज़ों पर इनका विरोध होता था यूपीए की सरकार में, उन्हीं चीज़ों को इन लोगों ने लॉन्च किया। नोटबंदी से बोला आतंकवाद सफाया हो जाएगा। आज क्या स्थिति है। उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट और कितने अटैक्स देख लिए हैं। चीन के राष्ट्रपति को, जी जिनपिंग को बुला के आप अहमदाबाद में नदी के किनारे झूला झूलते रहे। आज उस फ्रंट पे भी आप फेल हो गए। आज चीन ने हमारे 16 सैनिकों को, शहीद हो गए हमारे 16 सैनिक। तो आज भी जो है वो तनाव बना हुआ है। जीएसटी आपने लागू किया। 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, एक्ट ऑफ गॉड। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम स्टेट्स को दे पाएँ, ठीक है। जीडीपी माइनस में चल रहा है। तो इस मुश्किल परिस्थिति में जब सरकार प्राइवेट सेक्टर्स कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों को, पीएसयूज जो हैं हमारे, उनको निजी हाथों में देने का मन बना चुकी है, चाहे वो रेलवे हो। LIC के लोग आ जाए थे मेरे पास, LIC को भी प्राइवेटाइज करने का चक्कर चल रहा है। तेल कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का चक्कर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, एयर इंडिया है, BSNL है, सबको आप निजी कंपनियों के हाथ में देने के लिए। और 2 करोड़ रोजगार की बात की थी कि प्रति वर्ष, मैं तो कहता हूं कि ये 6 साल का इनका टेनियर हो गया। 6 साल में भी अगर 2 करोड़ रोजगार उन्होंने अगर मुहैया कराई हो लोगों को, युवाओं को, तो जो आप कहें सो। आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, जब अर्थव्यवस्था ही चौपट हो चुकी है, उस परिस्थिति में आप रोजगार की बात करना ही बेमानी है। अब तो स्थिति यह है कि आपका जो लोकल लेवल पे जो रोजगार सृजन के जो भी काम हो सकते हैं, लोकल लेवल पे जो छोटे मंझोले उद्योग हैं, जो नोटबंदी की मार से बंद हो गए, सबसे ज़्यादा जो असर हुआ वो छोटे मंझोले उद्योग से को नोटबंदी से हुआ। और उसके बाद भी जब मन नहीं भरा, जब वो फिर भी किसी तरीके से संभले, तो जीएसटी लगाकर उनको पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो समय जो है वो छोटे मंझोले उद्योगों को स्थापित करने का है, समूह में काम करने का है, कोऑपरेटिव को मजबूत करने का है, तब जाकर इस जगह पर लोगों को रोजगार मुहैया हो पाएगा। नहीं तो आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि आगे स्थिति कितनी भयावह होगी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का कमज़ोर होना फिर इस तरीके से घटना हो रहा है? देखिए, डिसीजन विपक्ष का कमज़ोर होना, विपक्ष ने तो हर बार चेताने का काम किया आपको। विपक्ष ने आपको नोटबंदी में भी चिताया, बिना प्लानिंग के आपने नोटबंदी कर दी, बिना प्लानिंग के आप जीएसटी में आप सैकड़ों बार अभी तक बदलाव कर चुके। तो बिना प्लानिंग के जब आप करिएगा, विपक्ष तो आपको चिता ही रहा है, लेकिन आप विपक्ष की बात सुनने को तैयार कहाँ हैं। आपको तो खुद पे इतना घमंड है, अपने सरकार चलाने के तरीके पे इतना घमंड है, अपने स्ट्रैटेजिस्ट पे इतना घमंड है कि आप किसी दूसरे की सलाह कहाँ ले रहे हैं। आपने किसी दूसरे का सलाह लिया ही नहीं। कितने रिजर्व बैंक के गवर्नर बदल गए, कितने रिजर्व बैंक के गवर्नर बदल गए,
सबने आपको चिताया, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की जनता भुगत रही है। आपके आड़े तिरछे और खराब जो कहते हैं स्ट्रेटजी का या योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन आपने किया, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था भुगत रही है। अच्छा, अब एक सवाल और बिहार से ही ले लेते हैं, क्योंकि जो नियोजित शिक्षकों का मामला है, खास करके 4 लाख नियोजित शिक्षकों पर सरकार की तरफ से जो कहा गया अप्रैल में बढ़ाया जाएगा उनको, नियोजित शिक्षक एक आस आपके तरफ से लगा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, तो उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? क्या कुछ आप नियोजित? हम लोग तो शुरू से नियोजित शिक्षकों के साथ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा, नियोजित शिक्षकों की मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बेहतर बन पड़ेगा वो महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो करेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, औरंगाबाद विधानसभा में अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एकमात्र एम रहा है, जो नेताओं के बारे में लोग विचार बनाते हैं, एक शिक्षित और युवा होने के नाते नेताओं के बारे में जो खराब विचार लोग बनाते हैं उनको कहीं न कहीं मैंने दूर करने का प्रयास किया है, अपनी छवि को बनाने का प्रयास किया है और जितना संभव हो सके, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% दे रहा हूँ और मैं औरों से बहुत वो कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप में अपने कार्यों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें ईमानदारी बरतने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण का प्रयास करता हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है कार्य, उस कार्य को अमलीजामा और धरातल पर उतारने का कार्य करता हूँ। और जो मैंने कार्य किए हैं, विशेषकर जो ये दोस्मा नदी पे पुल है, झिंगवा नाला पे, मौला नगर का है, कर्मा रोड का है और जो गांव जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, सड़कों को जो बनवाया हम लोगों ने, चाहे फिर कटैया में नदी पे 2-3 पुल जो थे जिसके कारण से कटैया के लोग हमेशा परेशान रहते थे, कामा बीघा से जो सड़क बालूगंज चली गई, वो सब सड़कों को हम लोगों ने अमलीजामा पहनाया। तो आप लोगों के बीच एक तो अपनी छवि को लेकर जाएंगे और दूसरे जो आपने जो कार्य किए, लोगों को जो मान सम्मान दिया, उन सब चीज़ को लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और निश्चित रूप से मैं जहाँ समझता हूँ कि मुझे उन लोगों का प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ औरंगाबाद विधानसभा के विधायक जी अनंत शंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो जनता का सवाल था मैंने इनके पास रखा और इन्होंने बताया किस तरीके से अपने पूरे कार्यकाल में 5 साल के जनता के लिए क्या कुछ किए, खास करके जब आने वाले चुनाव में नियोजित शिक्षक, रोजगार और भी जो मुद्दे हैं, सड़क, नल जल योजना, उन पर लेकर तमाम इन्होंने बात कही कि आने वाले समय में किस तरीके से तैयारी के साथ जनता के बीच ये जाने वाले रहें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।